15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस। वर्ल्ड वॉर का अंत हाल ही में हुआ है। पश्चिम, इस्लाम और कम्युनिज्म विश्व में 3 बड़ी शक्तियां बन के उभरे हैं। एक ट्रायड। एशिया महाद्वीप का एक देश इस ट्रायड का कॉमन इंटरेस्ट है। एक बड़ा सा देश, संसाधनों से भरपूर, अंग्रेजों से ताजा ताजा आजाद हुआ, उनका कोहिनूर भारत। इस दिन तक आने में इसी ट्रायड के कारनामों से भारत बहुत लहूलुहान हुआ है। पर सबसे गहरा घाव मजहब और कौम का है। आम भारतीय खुशी से नाच रहे हैं, पर सत्ता के गलियारों में बन चुके पावर वैक्यूम का उन्हें ज्यादा अंदाज नहीं है। ट्रायड अगर फिर से घुस पाता तो घुस जाता, पर अभी नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद जो भारत बचा है वो अभी स्वदेशी, स्वराज और स्वतंत्रता के मतवाले हिंदुओं का एक समुद्र है। पर इन लोगों का दुर्भाग्य था, उन दिनों के अधिकतर व्यापारी, नेता, जजेस, वकील, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और राजा महाराजा, ये सब ट्रायड के हुक्म बजाकर ही फले फूले थे। सब कुछ त्याग कर गरीबों के लिए अंतर्राष्ट्रीय झगड़े मोलने से आसान था चुपचाप सत्ता का ट्रांसफर होने देना, ट्रायड से दोस्ती बना के रखना और फिर अंतर्राष्ट्रीय हीरो बनना। और यहीं से शुरू होती है स्वतंत्र भारत की कहानी। जब भूरे साहिबों ने गोरे साहिबों से देश की बागडोर अपने हाथ में ली, जब 800 सालों की गुलामी में बोए बीजों के फूटने का समय आया, जब भारत के शतरंज की एक नई बिसात बिछाई गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दशकों में स्वदेशी, स्वराज्य और स्वतंत्रता की मांग जोरों पर थी। ब्रिटिश सामानों की होलिकाओं की कहानियां याद हैं, जिन्हें भारतीय जलाते थे। लोकमान्य तिलक के उस स्वदेशी आंदोलन की बहती गंगा में गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने खूब हाथ धोए। स्वदेशी और स्वराज्य के नारों से कांग्रेस ने गरीब भारतीयों का भरोसा जीत लिया। लेकिन जैसे ही भारत का स्वदेशी युद्ध समाप्त हुआ, स्वदेशी के महान पुरोधा गांधी ने कहा कि देश को एक विदेश में एजुकेटेड नेता की जरूरत है। बिना किसी इलेक्शन कांग्रेस ने एक एंग्लो मार्क्सवादी शहजादे को भारत के राष्ट्र नेता का ताज पहना दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई राज हो सकते हैं, पर नतीजा ये हुआ कि जो कल्चरल अभिशाप 15 अगस्त 1947 को कॉलोनियलिज्म के रूप में भारत से निकाला गया, वो अगले दिन आधुनिकता बनकर लौट आया। गरीब जनता ये नहीं समझ पाई कि चाचा को ज्यादा प्रेम भूखी नंगी आशाओं से नहीं, बल्कि विदेशी मास्टर से बड़ाई सुनने में था। अवध के अत्यंत लोकप्रिय किसान नेता बाबा रामचंद्र ने उन दिनों एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया था। It said that if the Britishers will go, some rule has to come. If these people only, these Talukdars and Raja Maharajas and this leadership which hobnobs with Britishers are going to rule over us, then what will be the difference? Earlier we were used by white rulers. They have been replaced by their black ruler. और बिल्कुल वही हुआ। अंग्रेजों ने जो कुर्सियां खाली की, उन पर बिना डायरेक्ट इलेक्शन हुए पुराने एलीट लोग बैठ गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। यह असेंबली 1935 के अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद शुरू किए गए
संसदवाद के दिखावे की ही एक नई कड़ी थी। पुराने संबंधों और निष्ठाओं के आधार पर चुने गए साहब आम भारतीयों को लोकतंत्र सिखाने के लिए एकत्र हुए। They tried to imitate what happened in the British Parliament. People who did not even know how to speak English properly. They became something like a anglicized version of the Mughal bureaucracy. You see the Mansabdars who ruled in the Mughal times. भविष्य में भारत का अस्तित्व कैसा होगा, इसकी रूपरेखा तय करने के लिए संविधान सभा में 3 साल तक बहस हुई। In those debates, it was decided that Indians are illiterate and ignorant. And as a result, they won't understand how this works. As a result, most of the Indian constitution was taken simply as the Government of India Act 1935 as the foundation, and then they built new features into it. Is it a good constitution? The best I can say is it's a long constitution. Completely incomprehensible. Even if you spoke good English, even if you're trained as a lawyer, half of the Indian constitution is just gobbledygook. It's just lawyers showing off to each other. It almost seems like it's deliberate. जब तक धुंध छटी तब तक काफी नुकसान पहले ही हो चुका था। साहबों की उस सभा में पुलिस, प्रशासन, कोर्ट्स, संसद किसी को भी भारतीय दृष्टिकोण से बने कानूनों से बदला नहीं गया। अंग्रेज जिस शासन व्यवस्था से भारत को रूल करते थे, वो सभी ढांचे जैसे के तैसे बने रहे। One may say ministers or political parties and all that rule the government, but the real rulers are the bureaucracy. The bureaucracy which nourished and flourished under Nehru's regime, was it a loyalist bureaucracy to India? Bose was not a fool. When he made the Azad Hind Dal, Bose had created 2 training colleges in Rangoon and Singapore of bureaucracy of Indians. Did Nehru change the recruitment procedures by changing the name into Indian Administrative Services? Doesn't change the character of the services. They were there to rule over us. The Brown Sahib psyche remained. Sitting in power, the system worked very well. It pacified and neutralized the public. And you just make the system a little bit kinder. You add some welfare, you add some pretend socialism. You do just enough to keep people alive. इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ, पुलिस एक्ट जैसी संस्थाएं जो 1860 के दशक में क्रांति को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, उनमें से किसी को भी एक आम भारतीयों को ध्यान में रखकर बदला नहीं गया। भारतीय राज्य ने आम लोगों के प्रति अपनी कॉलोनियल दुश्मनी वैसी की वैसी संजोए रखी। The psyche of the police was not changed. Way back 1976, I was interviewing the peasants in Pratapgarh. One of them, almost 98 years old, he is the man who had taken Nehru on his shoulder in the villages in Pratapgarh in 1920. And I asked him, you must be very happy. He said, why? I said, Zamindari, Talukdari is gone, which you always fought for. And this fellow was lost. And then he says, today we have 20 zamindars. The police wala is a separate zamindar. The canal wala is a separate zamindar. Those who holds the license of fertilizer is a separate zamindar. Those who has a tractor is a separate zamindar. This is what the situation is. People should know that all pensions of the Britishers who served in India as servants of the British Empire were paid by India after 47. Indian police sit in the barracks, sit in the thana, waiting for crime to happen. They have this garrison mentality, preventing the natives who they see as inherently violent from rising up. What is their main priority? Maintaining law and order. हमें हमेशा बताया गया था कि 1947 में देश एकदम आजाद हो गया था, पर सच्चाई काफी अलग थी। स्वतंत्रता लेने के नाम पर नेहरू और कांग्रेस ने
कई खुफिया समझौते किए जिन्हें आज तक ब्रिटेन और भारत सरकार ने पब्लिक नहीं किया है। You see, British are very cunning people, you know. And they plan for next 50 years. भारत का पहला गवर्नर जनरल डिकी माउंटबेटन बना, जो हाल ही में एक पीडोफाइल पाया गया। नेहरू सरकार और MI5 के डिप्टी डायरेक्टर गाई लिटिल के बीच समझौते हुए, जिसके तहत ब्रिटिश इंटेलिजेंस नई दिल्ली में 1975 तक एक इंडिपेंडेंट ऑफिस चलाया करती थी। और भारत के दूसरे गवर्नर की कहानी में कुछ ऐसी ही थी। Edwina is very pally with Nehru, but she was on very goody terms with Rajgopalachari also. And Rajgopalachari is made the second governor general. Then why Rajgopalachari? This Rajgopalachari was opposed to 1942 movement. This Rajgopalachari gave the plan for partition. Don't forget that. And mind it, whom Rajgopalachari was trying to support at that time? That Winston Churchill, who massacred millions of Indians in Bengal by man-made famine. Can we forget that? सच बात तो यह है कि भारत एक नहीं दो कॉलोनाइजेशन का शिकार बना है। पहले इस्लामी लुटेरों का और फिर ईसाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद का। हजारों सालों से कोड़े खाते खाते आम जनता और बूढ़े साहबों के मन में दो गहरे डर बैठ चुके थे। एक इस्लाम का डर और दूसरा गोरों से हीन भावना। 1940 के दशक में जिन्ना और मुस्लिम लीग की निर्ममता ने नेहरू कैबिनेट और नौकरशाही में गहरा डर पैदा कर दिया था। इसी खौफ ने आजादी के बाद भी भारत के कल्चरल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल ताने बाने को आकार दिया। शांति का मुखौटा पहने हुए एक वैचारिक सन्नाटा। They felt the need to whitewash partition because that was very traumatic. They were afraid that if you told the truth about the 500, 600 years leading up to partition, then it would inflame the passions of the savage, barbaric natives, and then the country would be unmanageable. It would lead to a civil war. शांति दो तरह की होती है। एक शांति विवादों के सही उपाय खोजने पर बनती है। थोड़ी कठिनाई आती है पर सबको न्याय मिलता है। और दूसरी शांति होती है चुपचाप सहने वाली। उसको लाना तो आसान होता है पर एक न एक दिन भावनाएं फट पड़ती हैं। नेहरू दूसरी वाली आसान वाली शांति बनाए रखना चाहते थे।